हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। संगठन क्या होता है, उसकी प्रकृति यानी नेचर क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या है, थ्योरी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग से। Organization is the backbone of the management because without an efficient organization, no management can perform its function smoothly. कि संगठन जो है वो रीढ़ की हड्डी होता है प्रबंध का, पर जब तक संगठन एक प्रबंध में मौजूद नहीं है, कोई भी प्रबंध कितने भी सही तरीके से अगर वो चाहता है कि मैं परफॉर्म कर लूँ, तो बिना संगठन के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के कभी भी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। In the management process, this organization stands as a second state which tries to combine various activity in a business to accomplish predetermined goals. In other words, organization is a simply people working together for a common goal. ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन में लोग आपस में मिलकर किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ द पीपल असेंबलिंग और कॉन्ट्रीग्रेटिंग एट द वन प्लेस एंड द कंट्रीब्यूट देयर एफर्ट्स टू अचीव कॉमन गोल। समान कंपनी के समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रुप में काम करना, ग्रुप में असेंबल होकर एक ही स्थान पर एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एफर्ट लगाना, एफिशिएंट तरीके से वर्क करना, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन देखो, सिंपल कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी संस्था के संसाधन तथा मानवीय प्रयासों में इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन को देखने से पहले हमको पूरा ऑर्गेनाइजेशन किन किन पार्ट्स में डिवाइड है, हम उनकी डेफिनेशन को किन किन अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं, वो देखना है। तो इसको हमने डेफिनेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, यानी कि संगठन व्यक्तियों के समूह के रूप में। एंड according to McFarland, an identifiable group of the people contributing their efforts toward the attainments of the goals organization. दे रखा है मैकफर्लेड के अनुसार ये कहा जाता है कि संगठन व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो उद्देश्य की प्राप्ति में अपने प्रयासों का योगदान देता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में डेफिनेशन के माध्यम से चलते हैं। सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, के एक संगठन संबंधों के ढांचे के रूप में कैसे हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू कुंट्ज और डोनल, ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप बाय द विच एन एंटरप्राइजेज इज बाउंड टुगेदर एंड द परफॉर्म वर्क इन विच इंडिविजुअल एफर्ट इज कोऑर्डिनेटेड। के कुंज और डोनल के अनुसार संगठन आपसी संबंधों का ऐसा ढांचा है जिसके द्वारा उपक्रम को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। यह वह ढांचा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रयासों का समन्वय किया जाता है। फिर है आपका ऑर्गेनाइजेशन एज अ फंक्शन और प्रोसेस, संगठन एक प्रक्रिया और एक कार्य के रूप में। अकॉर्डिंग टू उर्वरिक, organizing is a dividing up the activities which are necessary to any purpose and arranging them in group which are assigned to individual। कि उर्वरिक ये कहता है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं को विभाजित करना तथा व्यक्तियों को सौंपी गई क्रियाओं को समूह में व्यवस्थित करना ही संगठन है। इसके बाद देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल इज टू लार्ज इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन टर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड वन है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। थर्ड है आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। फिर है आपका ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। फिर दे रखा है म्यूचुअली एग्रीड पर्पज। फिर है आपका प्रॉपर सिस्टम ऑफ वर्किंग इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। फिर दे रखा है आपका डिफरेंशिएशन इज द मस्ट। एंड लास्ट वन है आपका इंटरेक्शन विद द अदर सिस्टम इज ऑल्सो मस्ट।
फिर आगे देखते हैं गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के लक्ष्य क्या है? लक्ष्य का मतलब है कि लक्ष्य वे अभिष्ट या अपेक्षित परिणाम है जिन्हें कोई संगठन या उसके सदस्य एक निर्धारित समय अवधि में प्राप्त करना चाहते हैं। ये वे चरम बिंदु हैं जो परिणात्मक तथा गुणात्मक रूप से व्यक्त किए जाते हैं तथा जिनकी प्राप्ति के लिए संगठन तथा उसका प्रत्येक सदस्य समन्वित रूप से प्रयास करता है। ये एक अन्य प्रकार से भी कहा जा सकता है कि लक्ष्य कार्य क्षमता के मूल्यांकन का मापदंड है, यानी द गोल that our organization tries to be achieve, intention on which the organization decision and action are based. Organization can also have officially goals which are meant for use outside the organization when organization claim to try to achieve them although they don't correspond on its action. अब आगे देखते हैं इसे, इसके एसेंशियल एंड प्रिंसिपल्स देख लेते हैं गोल्स के, कि गोल्स हमेशा क्लियर, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से क्लैरिटी, यानी गोल्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। फिर है मेजरेबल होने चाहिए, टाइम बाउंड यानी कि वो समयबद्ध होने चाहिए, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, जैसे मंथ का, क्वार्टरली, ईयरली, ऐसे। फिर दे रखा है रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि गोल डिसाइड करने के बाद कुछ, जब गोल अचीव हो जाए तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए। फिर दे रखा है कंसिस्टेंसी यानी समरूपता होनी जरूरी है, यानी विभाग, अधिकारी, कर्मचारी आदि सभी के लक्ष्यों में समरूपता होनी चाहिए। फिर है रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, चैलेंजिंग लक्ष्य व्यवहारिक और वास्तविक तो होने ही चाहिए, पर उसके साथ साथ क्षमतावान व्यक्तियों के लिए चैलेंजिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि आज जिस जमाने में, जिस दौर में हम काम कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री, हमारी कंपनी जहाँ स्टैंड कर रही है, वहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो हमारे गोल ऐसे होने चाहिए कि हम अपने कॉम्पिटिटर को चैलेंज कर सकें। फिर है हेल्पफुल इन अटेनिंग पर्सनल गोल्स। फिर दे रखा है सिंपल एंड अंडरस्टेबल, यानी हमारे गोल ऐसे होने चाहिए सरल और समझने योग्य। फिर है आपका पार्टिसिपेशंस। फिर दे रखा है आपका पार्टिसिपेशन। फिर दे रखा है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेट होना चाहिए। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। इसके बाद देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि संगठन के महत्व पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, के कार्य क्षमता में कई प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं, जैसे कार्यों के निष्पादन में लगने वाला समय कम किया जा सकता है, जिससे कार्यों का दोहराव रोका जा सकता है, आपसी जो मतभेद होते हैं उनको कम कर सकते हैं। सेकेंड है आपका फैसिलिटेट डेलीगेशन, यानी अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा, कि एक अच्छे संगठन में अधिकारों का प्रत्यायोजन बहुत आसानी से किया जा सकता है, कि आप अधिकारी के अंदर कौन कौन से अधीनस्थ व्यक्ति आते हैं उन सभी को वो डेलीगेट कर सकता है। थर्ड है आपका फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, संस्था के विकास एवं उन्नति में सहायक होने चाहिए हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो। फिर है आपका प्रोवाइड फॉर ऑप्टिमम यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी सुधारों का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। फिर दे रखा है एनकरेज ह्यूमन बिहेवियर इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के मानवीय व्यवहार को प्रोत्साहन करना है, कि एक मनुष्य दूसरे मानव के प्रति कैसे बिहेव कर रहा है उसको भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। फिर है स्टिमुलेट क्रिएटिविटीज, सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। फिर दे रखा है कंट्रीब्यूट टू मोरल, यानी कि मनोबल में वृद्धि करना है, कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य और अधिकार निश्चित होने से उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है। फिर दे रखा है एनकरेज स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन देना है, कि सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना ही हमारा विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन है। जिस बंदे को जिस फील्ड में वो स्पेशलाइजेशन उसने गेन कर रखा है, विशिष्टीकरण है उसके पास, तो उसको उसी फील्ड में लगाया जाना चाहिए। फिर है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, समन्वय में सुविधा करना है। फिर दे रखा है क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क एरिया, कि हम अपने वर्क एरिया को क्लियर, कार्य क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन कर सकते हैं। फिर दे रखा है नियंत्रण में सुविधा लाना। फिर दे रखा है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। फिर दे रखा है एड्रिकेट्स करप्शन, भ्रष्टाचारी की समाप्ति। फिर है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, संदेश वाहन में सफलता मिल सकती है।
फिर लास्ट वन है आपका डिक्रीज इन एम्प्लॉइंग टर्नओवर, कर्मचारियों के आवागमन में कमी हो सकती है जिससे एक कंपनी का जो ट्रेनिंग और इसका खर्चा भी बच जाता है। इसके बाद दे रखा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सबसे पहले आज हम फॉर्मल की बात करते हैं, फॉर्मल देख लेते हैं। Formal organization is well-defined structure of authority and responsibility that define declaration of authority and relationship amongst the organizational member. It work along predefined set of policies, plan, procedures, schedule or program. के औपचारिक संगठन जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं को किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जानबूझकर इंटीग्रेटेड कर दिया जाए तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम फॉर्मल कह सकते कर सकते हैं। औपचारिक संगठन से आज मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड पॉलिसीज। एक डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, the whole conscientiously designed to enable to people of the enterprises to work most effectively together and accomplish their objectives. इसके कुछ फीचर्स हैं वो भी देख लेते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। डेलिबरेटली क्रिएटेड स्ट्रक्चर, जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, फिर डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, डिपार्टमेंटेशन हो जाता है, फॉर्मल अथॉरिटी हो जाता है। उसके बाद दे रखा है डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन, फिर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं वो देख लेते हैं। इट्स क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अमंग्स पीपल टू अटेन दोज ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केयर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। थर्ड दे रखा है डिवीजन ऑफ वर्क। फिर है आपका टू इंडिविजुअल आर नॉट असाइन द सेम टास्क। फिर है आपका करियर एडवांसमेंट एंड प्रमोशनल एवेन्यूज आर क्लियरली डिफाइंड। एंड लास्ट वन है आपका द रेट ऑफ एब्सटेंशियंस एंड द लेबर टर्नओवर रिमेन्स लो। हमने फीचर्स देख लिए, मेरिट्स देख लिए। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी है क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एडवांटेज, अगर मेरिट्स दे रखी है तो उसके लिमिटेशन तो होंगे ही। आइए लिमिटेशन को देख लेते हैं। लॉस ऑफ इनिशिएटिव के पहलपन की क्षमता खत्म हो जाती है यहाँ पर। फिर है अनसेटिस्फाइड सोशल नीड्स। फिर है बैरियर इन कम्युनिकेशन में बैरियर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड लास्ट वन है आपका कॉम्प्लेक्सिटी इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ सकता है। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।